नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक में बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और रेगुलर कंटेंट लेके आता रहूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा कैंडिड होकर अपनी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की स्टोरी आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। किस तरह मेरे सामने पहाड़ जैसे बहुत सारे चैलेंजेस थे और मैं एक के बाद एक उनको तोड़ता गया और फाइनली वो अचीव किया। तो इसे समझाने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा 10 साल पहले, 2012 में। 2012 में दोस्तों मैं इंडिया में था। मैं एक रेपुटेड आईटी कंपनी में काम करता था और मुझे एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली थी। मुझे कनाडा भेजा गया था। मैं कनाडा आया था और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा था और मैं चाहता था कि मैं यहीं पे बस जाऊँ। उन दिनों आज की तरह एक्सप्रेस एंट्री ये सब प्रोग्राम नहीं होते थे। उन दिनों सीईसी होती थी और फेडरल स्किल वर्कर कैप बेस्ड होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मेरे साथ तो उस सीईसी में होता ये था कि आप 1 साल काम करो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट क्या हुआ दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली 11 महीने के बाद वापस भेजा गया। मैं बिल्कुल टूट सा गया था। मैं मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कोशिश किया कि भाई 1 महीना और मेरे को मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैनेजमेंट के सामने आपकी थोड़ी चलती है अगर आप आईटी कंपनीज में रहो तो मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और अब मुझे लगा कि अब कनाडा नहीं होगा कभी मुझसे। लेकिन मेरे मन में एक था कि मैं फ़ाइट बैक करूँगा। मुझे अगर अच्छे जगह जाना है जहाँ मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कुछ ना कुछ तो अपने लिए कर लूँगा। वापस जाके मैंने इस पर बहुत सोचा, बहुत तैयारी की, बहुत रिसर्च किया। उन दिनों कुछ ऑप्शंस हुआ करते थे, जैसे डेनमार्क एक डैनिश ग्रीन कार्ड देता था। न्यूजीलैंड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस था। तो मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा जा रही, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मुझे थोड़ा सा चांस लगा, ऑल्दो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क था। फिर मैं सोचा चलो ऑस्ट्रेलिया के पीछे ही जाते हैं। तो मैंने ACS फाइल किया, स्किल असेसमेंट। ACS में मुझे डबल झटका लगा। पहला झटका ये लगा कि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी बीटेक, उसको उन लोगों ने एसेस ही नहीं किया, मतलब उसको उन लोगों ने टच ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई ये नॉन आईटी, हम इसको नहीं एसेस करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन थे उसको उन्होंने एसेस किया और उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमा के इक्विवेलेंट कर दिया। और तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि डिप्लोमा इक्विवेलेंट करने में उन दिनों के पॉइंट के सिस्टम के हिसाब से ग्रेजुएशन पे 15 और डिप्लोमा पे 10 पॉइंट्स मिलते थे। तो ग्रेजुएशन तो 5 पॉइंट्स तो मेरा वहीं पे लॉस हो गया भाई। 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं डिप्लोमा के। उसके बाद अगर आप स्किल लेवल पर आने के लिए ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के बाद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो उन दिनों मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 इयर्स का था, जो मैंने जस्ट कंप्लीट किया था। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा ग्रेजुएशन, मेरा मतलब ये सर्टिफिकेट और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने को ले लिया स्किल लेवल के लिए। बेसिकली मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस के को क्लेम करने का पॉइंट्स था ही नहीं। ऑल्दो उन्होंने मेरे को स्किल लेवल पे ला दिया, बट पॉइंट्स मेरे पास थे ही नहीं। अब मैं क्या करूं, बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि भाई अब तो मैं आइल्स में 8 भी ले आऊँ सब सेक्शन में, तब भी कुछ नहीं होने वाला। मेरे को अपना ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज़ करवाना ही है, बट कैसे कराऊँ। तो काफ़ी रिसर्च किया मैंने बहुत ज़्यादा। तो एक और ऑस्ट्रेलिया में एक और एजेंसी है, वेटासिस। वेटासिस में एक प्रोसेस है पॉइंट टेस्ट एडवाइस, मैंने वो फ़ाइल किया और उन लोगों को बोला कि मेरे को ये करवाना है, अपना ग्रेजुएशन को एसेस करवाना है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने मेरे को दे दिया कि ये ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे मुझे बूस्ट मिला कि अब मैं 10 नहीं 15 पॉइंट्स ले सकता हूँ। लेकिन एक वर्क एक्सपीरियंस के लिए अभी भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि और 3 इयर्स काम करने के बाद ही मैं 5 पॉइंट्स ले सकता था। अब मैं क्या करूँ। अब मेरे को लगा कि अब एक ऑप्शन है कि मुझे आइल्स में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। आइल्स में 8 बैंड चाहिए। उसके लिए मैंने पूरी जी जान लगा के मेहनत की। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था दोस्तों, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। दूसरी बात था कि मैं मतलब एक हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है मैंने शुरुआत में। तो मेरी इंग्लिश में उतनी कोई सुपर पकड़ नहीं थी उन दिनों। लेकिन मैंने मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मुझे लगा कि मैं इंग्लिश को लर्न नहीं करूँगा, बट मैं इंग्लिश को एक्सेप्ट करूँगा। मैं इसको जैसे हम अपनी मदर टंग बोलते हैं
उस तरह से इसको बना लूँगा, तभी मैं ये कर सकता हूँ। काम मुश्किल था लेकिन मैं भी डिटरमाइंड था। तो मैं सोचा कि आज से मेरी बाकी सारी लैंग्वेज बंद, मैं सिर्फ इंग्लिश यूज़ करूँगा। ऑफिस में, घर में, आसपास मैं तो सब्जी वाले, रिक्शा वाले सबके साथ इंग्लिश में बात करने लगा। लोग गाली देते थे मेरे को बहुत ज़्यादा। ऑफिस में लोग बोलते थे कि भाई ये तो माने ये है वो है, बहुत ज़्यादा मुझे में बुराई करते थे, हंसी उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाया। मैं सब सुनता था लेकिन हमेशा ये डिटरमाइंड रहता था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को अपना टारगेट अचीव करना है। उसके बाद कोई जो लोग आज कमेंट कर रहे हैं वो अपने आप चुप हो जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये भी अचीव कर लिया। इसके बाद ये अब तक यहाँ तक करते करते ये जुलाई आ चुका था। तो मतलब 2014 का जुलाई में हूँ मैं अब इसके बाद मैंने देखा कि उन ऑस्ट्रेलिया में कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहे हैं। उन दिनों बाई वीकली कट ऑफ इन्विटेशन राउंड्स हुआ करते थे। तो मैंने कहा अभी भी तो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा, अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास तो कोई फैक्टर नहीं बचा है जिससे कि मैं पॉइंट्स बढ़ा सकूँ। तो मेरी नज़र एक चीज़ पे गई जिसको कि अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ तो मुझे पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे और मुझे तुरंत से पिक भी कर लिया जाएगा। वो था अगर मैं 190 वीज़ा के पीछे जाऊँ इंस्टेड ऑफ 189, मतलब आपको इस स्टेट पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो। तब मैंने ऑस्ट्रेलिया के सारे स्टेट्स टेरिटरीज़ की इमिग्रेशन निकाल के खोजा कि मैं कहाँ पे जा सकता हूँ जहाँ पे मेरा ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड है और जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। तो विक्टोरिया स्टेट में मेरे को एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दिखी कि वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर मेरे ऑक्यूपेशन में एडिशनल क्राइटेरिया था। अब मैं देखा भाई एडिशनल क्राइटेरिया क्या था, तो देखा था IELTS 7 चाहिए। मैं बोला चलो ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिखा था वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर्स चाहिए। ऑल्दो मेरे पास 5 था बट ACS ने तो उसको ले लिया था। अब यहाँ पे मेरे को डर लगा कि ये क्या है, क्या इन लोग मेरा जो ACS ने स्किल डेट बनाया उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे या तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। मैंने उनको ईमेल किया, कॉन्टैक्ट किया। मैं लकी था, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने बोला कि नहीं ACS जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस रिड्यूस करता है ये काम वो नहीं करते और उनका जो असेसमेंट है वो ACS से किसी भी तरह से लिंक नहीं है। मुझे लगा कि यही मौका है, चलो भाई टूट पड़ो। मैंने उस पर मेहनत करके जैसा करना है उस हिसाब से करके फ़ाइल कर दिया। अब ये सब करते करते मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। मैं अगस्त एंड या सितंबर का स्टार्ट पहुंच चुका था मैं, और अब मेरे लग रहा था कि अब शायद बट ऑनेस्टली दोस्तों अभी भी मेरे को ज़रा भी होप नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की थी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे बैरियर्स तोड़ डाले थे, लेकिन लगता है ना कभी कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ अचीव करना है और आप सच्चे मन से उसको चाहते हो और आप पूरी मतलब आप जो कर सकते हो उससे आप उसको ट्राई कर रहे हो और आप इस बात से डिटरमाइंड हो कि कुछ भी हो जाए आप अपना एफ़र्ट्स डालना नहीं छोड़ेंगे, आप अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और चाहे जितनी मुसीबत आए आप लड़ेंगे और आप जितनी बार फेल हुए, आप जितनी बार गिरे, आप दोबारा उठ के ट्राई करेंगे, आप दोबारा उठ के लड़ेंगे। अगर ये एटीट्यूड आपके पास है दोस्तों, तो एक बात जान लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि अगर सारी हेल्प, सारे रास्ते सब बंद हो जाए आपके लिए, तो अंत में भगवान आते हैं आपकी मदद करने के लिए। और जब भगवान आते हैं आपकी मदद करने के लिए और भगवान जब आपको देते हैं, उस समय आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो एक साथ आपको कितनी चीज़ें देंगे। मेरे साथ ये हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ दोस्तों कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसके बाद आप यकीन कीजिए सितंबर के मिड से मेरे साथ क्या हुआ, आप लोग शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। एक दिन मुझे ईमेल आई कि US में मेरा ड्रॉ में मेरा H1B सेलेक्टेड है, तो जल्दी मुझे US भेजा जाएगा। बोला अरे वाह, चलो कुछ ना सही US में जाके कमा लेंगे। उसके बाद 1 हफ़्ता कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। मेरे पास अगला मेल आया, तुम्हारा कनाडा वीज़ा दोबारा फाइल करो, मेडिकल शेड्यूल करो, तुम्हें जल्दी ही जाना पड़ेगा। मैं बोला तेरी ये क्या हो रहा है, अभी US का भी वीज़ा आ रहा है, अभी कनाडा का भी आ गया। चलो कनाडा का कहते तो मैं तो खुशी खुशी सब कुछ कर लिया गया, अपना मेडिकल टेस्ट ये सब करा के आया। उसके ठीक कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन या जो भी हुआ, मैं एक दिन सुबह उठा, मुझे एक मेल आई थी विक्टोरिया इमिग्रेशन से। उन्होंने मेरा नॉमिनेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो यार मतलब आसमान पे कि यार इसे बोलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जब भगवान देते हैं वो कुछ माने आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो आपको कितना देंगे। जब वो सही में आपको देना चाहते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे लगा कि हाँ अब हो रहा है।
उसके बाद मैंने मतलब फाइल की। उसके बाद मैंने अपना स्किल्स क्रिएटर प्रोफाइल बनाया और 3-4 दिन बाद ही ड्रॉ था। प्रोफाइल बनाने के बाद मेरा इमीडिएटली सेलेक्ट हो गया। अब मुझे पूरा वीज़ा अप्लाई करना था। मैं जो मेडिकल कराना था मैं फिर से उसी क्लिनिक पहुँचा जहाँ पे कनाडा करा था। बोलता अभी कुछ दिन पहले तो मैं आया था, ये देख मेरा सारा डिटेल है डाल। तो वो भी हो गया। उसके बाद मैंने 31 दिसंबर, उसके बाद मैंने फाइनली सब डाल के पे किया था 20 के आसपास दिसंबर में मैंने पूरा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये सब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके इंडिया में ही अप्लाई कर दिया था। तो 20 के आसपास दिसंबर को मैंने पे करके ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर दिया। फिर मैंने 31 दिसंबर को ट्रैवल किया था कनाडा। मैं यहाँ 1 जनवरी 2015 को पहुँचा था। एयरपोर्ट से हैप्पी न्यू ईयर बोल के मैं अंदर घुसा। उसके बाद 7 था जनवरी की बात है, और मैं खाना बना रहा था। मुझे ईमेल आती है मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मतलब कहते हैं ना, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड लेके जाएंगे तो भगवान आते हैं आपकी मदद करने के लिए जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने सही में अचीव कर लिया था जो एक समय मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। हर तरफ से मेरे पर बाधा थी, चाहे वो पॉइंट्स का हो, लैंग्वेज का हो, स्किल लेवल का हो, वर्क एक्सपीरियंस का हो, असेसमेंट का हो। कौन से सेक्शन में मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, हर जगह हुई, लेकिन मैंने सरेंडर नहीं किया। मैं लड़ता गया और एकदम माइनर सा एक मैंने बोलते हैं ना, एक पतली सी रोशनी, एक हल्की सी रोशनी उसने मुझे इससे पार निकाला। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी दोस्तों। फरवरी में मैंने ट्रैवल किया, पीआर एक्टिवेट किया। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में बसा नहीं, क्योंकि मतलब बाद में मुझे कनाडा में पीआर मिल गया, तो यहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी था और मुझे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो मैं यहीं रह गया। लेकिन आज भी दोस्तों कभी कभी वो जब याद आता है ना, मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है मेरे मन में कि मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, इतने ज़्यादा स्ट्रगल में भी लड़ा। मैंने सरेंडर नहीं किया सिचुएशन के सामने। मैं लड़ता चला गया और मेरे मन में था कि मैं जीतूँगा, और मैं जीत के ही आया वापस। मैं हार के नहीं आया, मैंने जीत के ही अपना एफ़र्ट्स बंद किया। तो ये मेरे मन में हमेशा रहेगा दोस्तों। तो यही थी दोस्तों मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।